गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे द्वितीय कोटि अभिक्रिया की बल गतिकी, काइनेटिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। द्वितीय कोटि अभिक्रिया की बल गतिकी, काइनेटिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता के द्वितीय घातांक या दो भिन्न क्रिया कारकों के एक एक घातांक के समानुपाती होता है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता के द्वितीय घातांक, क्रिया कारक की सांद्रता के द्वितीय घातांक या दो भिन्न क्रिया कारकों के सांद्रताओं के एक एक घातांक के समानुपाती होता है। तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता के द्वितीय घातांक या दो भिन्न क्रिया कारकों के तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता के द्वितीय घातांक या दो भिन्न क्रिया कारकों के एक एक घातांक समानुपाती होता है, ठीक है। तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग जो है वो क्रिया कारक की सांद्रता के या तो द्वितीय घातांक के समानुपाती होगा या दो भिन्न भिन्न क्रिया कारक होंगे, उन दो भिन्न क्रिया कारकों की एक एक घातांक के समानुपाती होगा। जैसे एक अभिक्रिया है 2A, कोई उत्पाद बना रहा है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग ROR क्या होगा? K A की सांद्रता की घात 2। तो ये क्या हो गया? ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता के द्वितीय घातांक के समानुपाती हो गया या उसके बराबर हो गया। दूसरी क्या है कि दो भिन्न क्रिया कारक लेने हैं, जैसे A प्लस B मिलकर क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं। A प्लस B मिलकर क्या बना रहे हैं? एक उत्पाद बना रहे हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग क्या होगा? ROR इज इक्वल टू K A की सांद्रता की घात 1 और B की सांद्रता की घात 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि दो भिन्न क्रिया कारकों के, ये दो भिन्न क्रिया कारक है A और B, इनके सांद्रता के एक एक घातांक के क्या होता है? अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग जिसमें एक क्रिया कारक भाग ले रहा है, और ये क्या है? अभिक्रिया का द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग, ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग जिसमें एक ही क्रिया कारक भाग ले रहा है, और ये क्या है? द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग जिसमें कितने क्रिया कारक भाग ले रहे हैं? दो क्रिया कारक भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग दर्शाया जाता है। तो हम पहली हेडिंग लगा लेते हैं, और इन दोनों में कोटि क्या होगी? दो दो होगी, क्योंकि द्वितीय कोटि अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो दोनों में कोटि क्या होगी? दो दो होगी, ठीक है। तो अब हम पहली हेडिंग लगा लेते हैं कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसमें एक ही क्रिया कारक भाग लेता है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसमें एक ही क्रिया कारक भाग लेता है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया
जिसमें एक ही क्रियाकारक भाग लेता है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक भाग लेता है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसमें एक ही क्रियाकारक क्या ले रहा है, भाग ले रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। तो एक अभिक्रिया है 2A क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। ठीक है, यदि ये अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, यदि अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है तो इस अभिक्रिया का वेग ROR इज इक्वल टू K A की सांद्रता की पावर 2। ठीक है, इसमें क्या है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया है जिसमें केवल एक ही क्रियाकारक भाग ले रहा है। ठीक है, अब माना क्रियाकारक A की प्रारंभिक सांद्रता यानी कि T बराबर 0 पर क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, A मोल पर लीटर है। तो वापस से मैं ये ले रही हूं 2A उत्पाद बना रहा है। ठीक है, तो समय यहां पे लिख लेते हैं। माना T बराबर 0 पर यानी कि T बराबर 0 यानी कि क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, A मोल पर लीटर है। ठीक है, और T बराबर 0 पर उत्पाद की सांद्रता कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 0 होती है। T बराबर 0 पर तो ये कोई अभिक्रिया है 2A क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। इस अभिक्रिया के लिए समय T बराबर 0 पर क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता है माना A मोल पर लीटर है और T बराबर 0 पर समय T बराबर 0 पर उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, 0 होती है। उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अब ये T समय बाद क्रियाकारक A की सांद्रता घटकर A माइनस एक्स मोल पर लीटर हो जाती है। क्रियाकारक की सांद्रता कितनी हो जाती है, A माइनस एक्स मोल पर लीटर हो जाती है। T समय में क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता घटकर A माइनस एक्स मोल पर लीटर हो जाती है और उत्पाद की सांद्रता क्या है, x है। उत्पाद की सांद्रता क्या है, x मोल पर लीटर है। ठीक है, x मोल पर लीटर। अब वेग नियमानुसार T समय पर अभिक्रिया का वेग नियमानुसार T समय पर अभिक्रिया का वेग ROR, देखिए कैसे लिखेंगे। वेग नियमानुसार अभिक्रिया का वेग T समय पर अभिक्रिया का वेग ROR इज इक्वल टू क्या है, T समय पर क्रियाकारक की सांद्रता कितनी है, A माइनस एक्स है। ये क्या है, अभिक्रिया का वेग दिया हुआ है कि ROR इज इक्वल टू K A की सांद्रता की पावर 2। अब अपन को किस पर निकालना है, T समय पर अभिक्रिया का वेग निकालना है। ठीक है, तो T समय पर क्रियाकारक की सांद्रता का मान रख देते हैं। T समय पर हम किसका मान रखेंगे, T समय पर इस क्रियाकारक की सांद्रता A का मान यहाँ पे रख देंगे। ROR इज इक्वल टू क्या आया, K A माइनस एक्स की पावर 2। ठीक है, क्या किया हमने, T समय पर इस अभिक्रिया के वेग में T समय पर क्रियाकारक की सांद्रता का मान रख दिया है और T समय पर क्रियाकारक A की सांद्रता का मान क्या है, A माइनस एक्स है। तो हमने मान रख दिया ROR इज इक्वल टू K A माइनस एक्स की पावर 2। इसको लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या लगा लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब यदि सांद्रता में परिवर्तन dx, यदि क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन क्या है, dx है और समय में परिवर्तन क्या है, dt है। यदि क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन क्या है, dx है और समय में परिवर्तन क्या है, dt है, तो अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता में या क्रियाकारक की सांद्रता में समय के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग, क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग क्या होगा, ROR इज इक्वल टू
क्या है, क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन कितना दिया हुआ है, dx। मैं क्या बोल रही हूं, ध्यान से सुनना कि क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग, ठीक है, परिवर्तन के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग निकालना है और क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन क्या है, dx। ठीक है, क्रिया कारक की सांद्रता में क्या है, परिवर्तन dx है और ये क्या है, समय में परिवर्तन dt है। तो अब क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। ठीक है, इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 2, इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए dx अपॉन dt इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स की पावर 2। क्या है, dx अपॉन dt इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स की पावर 2। इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 3, इसको क्या लगा लिया, इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 आई है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं द्वितीय कोटि अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण। इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण। ये है अवकलित वेग समीकरण, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण कहलाता है। फिर यहां तक हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, इस इक्वेशन को रीअरेंज करके यानी कि पुनर्व्यवस्थित करके फिर उसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। अवकलित वेग समीकरण आ गया, अब अपन को क्या निकालना है, समाकलित वेग समीकरण निकालना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम रीअरेंज करके इसको पुनर्व्यवस्थित करके फिर उसका समाकलन करेंगे। तो इसको रीअरेंज कर दिया, देखिए dx a माइनस एक्स की पावर 2 को यहां लेके आ गए और dt को वहां लेके गए। ठीक है, तो इसको रीअरेंज कर दिया, dx अपॉन a माइनस एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, k इंटू dt। और इसका क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करके इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर क्या आता है, देखिए इसका समाकलन करने पर आता है 1 अपॉन a माइनस एक्स और इसका क्या आता है, k इंटू टी प्लस आई, k इंटू टी प्लस आई। ये i क्या है, i है समाकलन स्थिरांक, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन स्थिरांक। ठीक है, i क्या है, समाकलन स्थिरांक है जिसका मान अभिक्रिया की प्रारंभिक परिस्थितियों से ज्ञात किया जाता है। और अभिक्रिया की प्रारंभिक परिस्थितियां कौन कौन सी है, t बराबर 0 और x बराबर क्या है 0। t बराबर 0 पर x बराबर 0 होता है और x बराबर 0 है तो a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या रखेंगे, x की वैल्यू कितनी रखेंगे 0 और 0 क्या हो जाए, a माइनस 0 क्या होता है, a होता है। ठीक है, तो समाकलन स्थिरांक i की जो वैल्यू है उसका मान है वो अभिक्रिया की प्रारंभिक परिस्थितियों से ज्ञात किया जाता है। और अभिक्रिया की प्रारंभिक परिस्थितियां हैं t बराबर 0 पर x बराबर 0 और जब x बराबर 0 है तो a माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे 0 रखेंगे तो a माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभिक परिस्थितियों के मान इस समीकरण में रखने पर, इसको शायद लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, सॉरी 4, वो इक्वेशन नंबर 3, ये इसको 4 लगा लिया। अब इसके i का मान निकालना है तो t बराबर 0 और x बराबर 0। ठीक है, तो क्या आएगा, देखिए 1 अपॉन x की वैल्यू क्या है 0, 1 अपॉन a माइनस 0। ठीक है, इज इक्वल टू k इंटू टी की वैल्यू क्या है 0 इंटू 0 प्लस क्या है i।
ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, 0 हो गया, और ये क्या हो गया, 1/a। 1/a इज इक्वल टू क्या आया, i। 1/a इज इक्वल टू क्या आया, i। अब ये जो i की वैल्यू आई है, ये जो i की वैल्यू आई है, वो हम क्या करेंगे, वापस से इस समीकरण में रख देंगे, समीकरण 4 में रख देंगे। ये जो i की वैल्यू आई है वो हम वापस से समीकरण 4 में रख देंगे। ये जो i की वैल्यू है वो हम वापस से समीकरण 4 में रख देंगे। तो i की वैल्यू क्या है, 1/a। तो a 1/a माइनस एक्स, 1/a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, k इंटू टी प्लस क्या है, 1/a। i की वैल्यू क्या है, 1/a। i की वैल्यू क्या है, 1/a है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस 1/a रख दिया। ठीक है, अब पक्षांतरण करने पर k t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a माइनस kt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a माइनस 1/a माइनस एक्स, 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a। kt इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/a को क्या कर दिया, इधर पक्षांतरित कर दिया, तो kt इज इक्वल टू क्या आया, 1/a माइनस 1/a। ठीक है, अब kt इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पर, लसक लेकर सॉल्व करने पर क्या आएगा, a माइनस एक्स, इधर क्या बचेगा, x। ठीक है, क्या बचेगा, x। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आता है, x अपॉन a इंटू ए माइनस एक्स, x अपॉन a इंटू ए माइनस एक्स। अब k इज इक्वल टू क्या आ गया, x अपॉन t a इंटू ए माइनस एक्स, a इंटू ए माइनस एक्स। ठीक है, तो ये क्या आया, वेग स्थिरांक k का वैल्यू आया, और इसको लगा लिया हमने समीकरण 5। इसको क्या लगा लिया, समीकरण 5। और ये जो समीकरण 5 आया है, इसको क्या कहेंगे, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहेंगे। द्वितीय कोटि अभिक्रिया का क्या कहेंगे, समाकलित वेग समीकरण। इसको क्या कहेंगे, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, k इज इक्वल टू क्या आया, k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी इंटू ए माइनस एक्स, ब्रैकेट में क्या है, a माइनस एक्स। ठीक है, तो ये है द्वितीय कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, अब इस समीकरण में, और ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है जब द्वितीय कोटि अभिक्रिया में कितने क्रियाकारक भाग ले रहे हैं, एक क्रियाकारक भाग ले रहा है। उस अभिक्रिया के लिए ये क्या है, ये है समाकलित वेग समीकरण। अब यहाँ पे जो जो टर्म्स यूज हुई है उसको लिखना है, जो भी यहाँ पे टर्म्स यूज हुई है उसको लिखना है। k क्या है, k क्या है केतन, k क्या है, वेग स्थिरांक। क्या है, वेग स्थिरांक, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। फिर x क्या है, x है उत्पाद की सांद्रता, x क्या है, उत्पाद की
सांद्रता या क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन, या क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन। X क्या है? उत्पाद की सांद्रता है, या फिर हम कह सकते हैं क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन। ठीक है। A क्या है? A है क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता। A क्या है? क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता। A है क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता, और T क्या है? समय है। T क्या है? समय है जिस पर अभिक्रिया का अध्ययन किया जा रहा है। T है समय जिस पर अभिक्रिया का अध्ययन किया जा रहा है। और A माइनस एक्स क्या है? A माइनस एक्स क्या है? बता, A माइनस एक्स क्या है? समय T पर, समय T पर क्रिया कारक की सांद्रता है। ठीक है। A माइनस एक्स क्या है? समय T पर क्रिया कारक की सांद्रता। A माइनस एक्स क्या है? समय T पर क्रिया कारक की सांद्रता, और T है समय जिस पर अभिक्रिया का अध्ययन किया जा रहा है। T है समय जिस पर अभिक्रिया का अध्ययन किया जा रहा है। अब ये तो थी द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसमें केवल एक ही क्रिया कारक भाग ले रहा है। अब अपने दूसरा आता है द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसमें दो क्रिया कारक भाग लेते हैं। वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसमें दो क्रिया कारक भाग लेते हैं।